नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। आपने फिल्मों में चोर का पीछा करते हुए पुलिस को देखा होगा, लेकिन आज हम आपको हकीकत में एक ऐसी घटना दिखाने जा रहे हैं जहां पुलिस खनन माफियाओं का पीछा कर रही है, लेकिन माफिया पुलिस को चकमा देते हुए फरार हो जाता है। काशीपुर से यह खबर आई है, जहां सुल्तानपुर पट्टी में अवैध खनन की शिकायत पर पुलिस ने छापेमारी की। पुलिस टीम का कार से ट्रैक्टर का पीछे करते वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें खनन माफिया पुलिस टीम को चकमा देकर बड़े ही आराम से फरार हो गया। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। तो अवैध खनन करने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है, पीछा भी कर रही है, जो वीडियो सामने आया है। और खनन माफियाओं के हौसले कितने बुलंद है वो भी आप बखूबी देख पा रहे हैं। ITI थाने के द्वारा अपने क्षेत्र में चेक किया गया तो SO और उनकी टीम के जाते ही जो अवैध खनन कर रहे थे लोग वो इधर सुल्तानपुर पट्टी और कुंडेश्वरी क्षेत्र को भाग गए थे। वही उनके द्वारा वीडियो बनाया गया जिसको वायरल किया जा रहा है। खबर देहरादून से है, जहां आईजी कुमाऊं अजय रौतेला की फेसबुक आईडी क्लोन का मामला सामने आया है। फेसबुक आईडी का क्लोन बनाकर रिश्तेदारों से पैसे मांगे गए। इससे पहले भी कई पुलिस अधिकारियों की क्लोन आईडी बन चुकी है। वहीं अब इस मामले में साइबर थाना जांच कर रही है कि कौन सा ये ऐसा गैंग है जो इस तरह की आईडीज बनाकर लोगों को ठग रहा है। एक तरफ ठगी, दूसरी तरफ छवि भी खराब कर रहा है। मामले में एसटीएफ के साथ आर्मी इंटेलिजेंस पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि ये गिरोह फर्जी आई कार्ड के जरिए युवाओं को एक सुरक्षा एजेंसीज में नौकरी दिलाते थे। तैयार कार्ड्स और खाली कार्ड्स भी मिले हैं आर्मी पर्सनल से रिलेटेड। साथ ही साथ 20 मोहरें भी मिली हैं जो अधिकारी जो वहाँ पर ऑथराइजेशन के लिए रहती है, जो सभी फर्जी पाई गई हैं। इसमें मिलिट्री इंटेलिजेंस के जो ऑफिसर हैं इनके साथ भी इसको वेरिफिकेशन कराया गया। तो समझ बात से अभी तक जो पूछताछ में आई है कि इनके द्वारा 30 से 40 हज़ार रुपये में ये कार्ड बनाया जाता था। खासकर वो लोग जो नेपाल के माध्यम से नेपाल राज्य उधर से आते हैं और यहाँ के कुछ लोग को स्थानीय रूप से यहाँ पर उनको कार्ड देकर 30 से 40 हज़ार रुपये में उनको नौकरी के लिए इसमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है, उसको भेजा जाता है। रोजगार से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा के 7 सेंटर्स पर अब दोबारा से एग्जाम करवाए जाएंगे। जिन सेंटर्स पर नकल की शिकायत थी वहां अब दोबारा से एग्जाम होंगे। दरअसल भर्ती प्रक्रिया में 57 कैंडिडेट्स की शिकायत मिली थी, जिनमें से 47 की पहचान हो गई है, लेकिन 10 कैंडिडेट्स की पहचान अभी तक नहीं हो पाई थी। परीक्षा में ब्लूटूथ का इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसकी SIT जांच भी हुई थी, लेकिन 10 कैंडिडेट्स के नहीं मिलने की वजह से रिजल्ट भी नहीं डिक्लेयर किया गया। ऐसे में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 7 सेंटर्स पर 2946 कैंडिडेट्स के लिए दोबारा से एग्जाम कराने का फैसला लिया है। एग्जाम 14 फरवरी को होगा और ये सेंटर्स जो हैं हरिद्वार के हैं। चार महीने से सचिवालय में एंट्री पर जो बैन लगा हुआ था वो हटा लिया गया है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आम लोगों के लिए सचिवालय में एंट्री को बैन किया गया था। हालांकि बैन हटने के बाद सचिवालय में एंट्री के लिए मास्क पहनना जरूरी होगा। बैन हटाने और कोविड गाइडलाइंस को लेकर सचिवालय प्रशासन ने आदेश जारी कर दिया है। करीब 1 महीने बाद मुख्यमंत्री एक बार फिर से जिलों का दौरा शुरू करेंगे। वहीं सीएम का कहना है कि कोविड की वजह से काम में जो देरी हुई है उसे जल्द पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री के निर्देशों और न्यूज़ 18 की खबर के बाद कई मंत्री जिलों के दौरे पर पहुंच गए हैं, लेकिन कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से मुख्यमंत्री का जिन जिलों में जाना बाकी था अब उसकी शुरुआत होने वाली है। 27 जनवरी को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत अल्मोड़ा तो 28 जनवरी को पौड़ी जिले के दौरे पर होंगे। इसके तुरंत बाद चमोली और रुद्रप्रयाग का दौरा होगा। अगले महीने हमको करने थे, लेकिन ठीक 1 महीने के बाद ये दौरे अब शुरू हो जाएंगे। अभी मैंने 27 जनवरी अल्मोड़ा जिले के दौरे पर मैं रहूंगा और रात्रि विश्राम अल्मोड़ा में ही करूंगा।
मुख्यमंत्री ने अपनी कैबिनेट में सभी मंत्रियों को जिलों की जिम्मेदारी सौंपी है और जल्द सभी मंत्री जिलों में काम की रिपोर्ट सौंपेंगे। वहीं मुख्यमंत्री का कहना है कि कोरोना की वजह से काम में जो देरी हुई है उसे जल्द पूरा किया जाएगा। कोविड के कारण जो रुकावट हुई है, जो बाधा हुई, अब समय है कि उन बाधाओं के कारण जो विलंब हुआ, आज हमारे पास मौका है कि हम उस पूरी जो क्षति हुई है उसको हम इस वर्ष में उसको पूरा करेंगे। अगले विधानसभा चुनाव में अब साल भर का वक्त बचा है। ऐसे में जहां बीजेपी संगठन हर जिले में अपने काम में जुटी हुई है, तो वहीं सरकार का प्रयास सीधे जनता तक अपनी बात पहुंचाने का है। देहरादून से दीपांकर भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। शहरी विकास मंत्री उधम सिंह नगर जिला प्रभारी मदन कौशिक रुद्रपुर पहुंचे हैं, जहां पर प्रभारी मंत्री ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है। कौशिक ने कहा 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार हैं। बैठक में कार्यकर्ताओं ने अपनी जिन समस्याओं को उठाया है उन्हें समय रहते जिले और प्रदेश स्तर पर निस्तारण कर दिया जाएगा। आज कार्यकर्ताओं के साथ हमारा संवाद हुआ है। संवाद में कार्यकर्ताओं का हौसला बहुत ही एकदम उम्दा है, अच्छा है, और चुनावी वर्ष में इस प्रकार का हौसला ये अच्छा संकेत है। और निश्चित रूप से आज कार्यकर्ताओं ने जो बड़े हौसले के साथ कहा है कि हम इस जिले की सारी सीटें जीतेंगे। तो पूर्व सीएम हरीश रावत और कैबिनेट मंत्री हरक सिंह ने इनके बीच रिश्तों की तल्खियां जग जाहिर है। वहीं एक बार फिर से हरीश रावत ने हरक सिंह रावत पर तीखा हमला किया है। देखिए रिपोर्ट। राजनीति में वक्त बीतने के बाद भी कई बार रिश्ते नहीं सुधरते। ऐसा ही कुछ एक बार फिर से दिखा है पूर्व सीएम हरीश रावत और कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। पहले हरक सिंह रावत ने मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने वाली बात पर हरीश रावत को फूका हुआ कारतूस बताया था, जिसके बाद अब हरीश रावत ने हरक सिंह रावत पर बड़ा पलटवार किया। लाइव कारतूस है, मतलब, और जब उनके पास स्टिंग वाला डिटोनेटर मिल जाता है तो वो किसी भी मुख्यमंत्री के लिए बड़े विस्फोटक हो जाते हैं। और उनके वर्तमान मुख्यमंत्री उस विस्फोट में उड़ते उड़ते बचे हैं। तो भैया हम तो ऐसा आर्ट जानते नहीं, इसलिए हम फूके ही अच्छे। साल 2016 में 10 कांग्रेस नेता बागी हुए तो उनमें हरक सिंह रावत भी शामिल थे। स्टिंग सामने आने के बाद हरीश रावत की सियासत का गणित बिगड़ा, जिसके बाद से बीते 5 साल में हरदा और हरक सिंह ने जुबानी जंग कई बार की। लेकिन हरक सिंह का जो बयान हरीश रावत को चुभा, वो भी सुनिए। पहली बार 2017 के चुनाव में हरीश रावत जी के मुख्यमंत्री रहते हुए कांग्रेस 11 सीट पे आई और हरीश भाई खुद ही जो है दोनों सीटों से हार गए। तो ये जो तिलिस्म था हरीश रावत जी का, वो एक प्रदेश के अंदर खत्म हो गया है। और कहते हैं ना कि फूका हुआ कारतूस से फिर दोबारा फायर की संभावना खत्म हो जाती है। बात कांग्रेस में मुख्यमंत्री के चेहरे से शुरू हुई और अब स्टिंग, विस्फोट, मुख्यमंत्री और कारतूस तक पहुंच गई। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि खुद को फूका हुआ कारतूस मानकर हरीश रावत ने जो बड़ा हमला किया है, उसका हरक सिंह क्या जवाब देते हैं। देहरादून से दीपांकर भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। अब आगे बढ़ते आपको बताते हैं 15 सूत्रीय कार्यक्रम एवं क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष और दर्जा प्राप्त मंत्री शादाब शम्स ने आज रुड़की पहुंचे हैं, वो जहां उन्होंने राज्य की सरकार द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों को मीडिया के सामने गिनाया है। शादाब शम्स ने कहा कि राज्य की सरकार जीरो टॉलरेंस पर अच्छा काम कर रही है। देखिए, सभी मंत्रीगण अब अपने प्रभारी जनपदों में जो प्रवास करेंगे, प्रवास के हमने 4 कैटेगरी तय की। पहली कैटेगरी है कि वो सभी अपने जो मंडल या मंडल से ऊपर के कार्यकर्ता उनके साथ बैठेंगे। अब बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं पशुपालन विभाग के लिए एक राहत की खबर आ रही है। टिहरी के घनसाली में मुर्गियों की मौत के मामले में रिपोर्ट आ गई है। इस रिपोर्ट में मुर्गियों की मौत बर्ड फ्लू से नहीं हुई है, ये सामने आया है। मुर्गियों की जांच के लिए सैंपल्स बरेली भेजे गए थे। पशुपालन विभाग के निदेशक के जोशी ने इसकी जानकारी दी है कि मुर्गियों की मौत बर्ड फ्लू से नहीं हुई है।
फटाफट से अब आपको बुलेटिन में कोरोना की अपडेट दे देते हैं। प्रदेश में आज यानी कि गुरुवार के दिन कोरोना के 162 नए मामले सामने आए और अगर मृत्यु का आंकड़ा आज का जाना जाए तो 24 घंटे में 4 लोगों ने दम तोड़ा, 4 मरीजों की मौत हुई है। 1800 एक्टिव केसेस हैं फिलहाल प्रदेश में और आज के दिन गुरुवार को पूरे राज्य में 2087 हेल्थ वर्कर्स का वैक्सीनेशन भी किया गया है। इस बीच न्यूज 18 की खबर का एक बड़ा असर हुआ है, वो बताते हैं। स्पा सेंटरों में चल रहे जिस्म फिरोशी के कारखानों के खुलासे के मामले में डीआईजी गढ़वाल नीरू गर्ग ने स्पा सेंटरों को लेकर एक टीम गठित की है जो स्पा सेंटर्स की जांच करेगी। साथ ही गढ़वाल मंडल के सभी जिला कप्तानों को भी निर्देशित किया गया है कि स्पा सेंटरों पर नजर रखी जाए। देखिए, बहुत ही गंभीर मामला है। इसमें शिकायतें मिली हैं कुछ की वहाँ पर कुछ अवैध कार्यकलाप चल रहे हैं और कुछ शिकायतें ये भी मिल रही हैं कि पुलिस कर्मियों के भी उसमें इन्वॉल्वमेंट की बात आ रही है। दोनों स्तर पर जांच के लिए भी आदेश दे दिए गए हैं और ये जितने भी ये अवैध कार्यकलाप हो रहे हैं इनके जल्द से जल्द रुकने के लिए भी निर्देश दे दिए गए हैं सभी जनपदों को। तो देहरादून में स्पा सेंटर के नाम पर चल रहे जिस्म फिरोशी के धंधे पर न्यूज 18 आपके चैनल न्यूज 18 के खुलासे के बाद हड़कंप की स्थिति है। बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता मुन्ना सिंह चौहान कहते हैं कि इस प्रकार के अनैतिक धंधों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि देवभूमि में इस प्रकार के अनैतिक धंधों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी भी प्रकार के अनैतिक देह व्यापार जैसे या स्पा सेंटर्स के नाम पर किसी तरह की चीज़ें आती है तो जाहिर तौर पर उससे सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है और सरकार सख्त कार्रवाई करेगी भी। स्पा सेंटर्स में चल रहे अवैध कामों पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इसको गलत बताया और सरकार से कार्रवाई की मांग की है। वहीं कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना कहते हैं कि मुख्यमंत्री, गृह सचिव और डीजीपी को इसका संज्ञान लेना चाहिए। ये जरा गंभीर एक्सपोजर है और मैं समझता हूँ शासन को और प्रशासन को दोनों को इसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए। देखिए, जो स्वस्थ पत्रकारिता है जिनमें चीज़ों को एक्सपोज करते हैं, कहीं भी क्राइम को, किसी तरीके का क्राइम हो, उसका कॉग्निजेंस लिया ही जाना चाहिए। इस बीच आपको बता दें कि सोशल एक्टिविस्ट अनूप नौटियाल ने न्यूज 18 के अंडरकवर ऑपरेशन पापलोक के स्पा सेंटर की आड़ में चलने वाले देह व्यापार के खुलासे को आंख खोलने वाला बताया। नौटियाल ने कहा कि जिम्मेदार अधिकारियों को अवैध स्पा सेंटर पर एक्शन लेना चाहिए। तो मैं न्यूज़ 18 उत्तराखंड को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि एक ऐसे सामाजिक मुद्दे को सामने इस रिपोर्ट के माध्यम से लाएं जिसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी कि इतने व्यापक स्तर पर देहरादून शहर में स्पा का या जनपद में काम चल रहा है। यहाँ पर एक बड़ा मानवीय मुद्दा, यहाँ पर जो महिलाएं कार्यरत हैं उनके शोषण को लेकर के है। देवभूमि की एक जो उत्तराखंड की जो एक आइडेंटिटी है, पहचान है, उसके बिल्कुल विपरीत जागता हुआ ये स्पा का काम। और यही उम्मीद रहेगी कि इस रिपोर्ट के आधार पर शहर की, जिले की और प्रदेश की जो अथॉरिटीज़ हैं इस स्पा के बिजनेस पर एक नकेल कसने का एक सार्थक, सीरियस और एक निरंतर प्रयास रहेगा। अब आगे बढ़ते आपको बताते हैं, उत्तराखंड में पहला बाल थाना कल खुलने जा रहा है जिसकी शुरुआत शुक्रवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत करेंगे। दरअसल बच्चों और महिलाओं से जुड़े हुए अपराधों को देखते हुए उनको एक बेहतर माहौल मिल सके, इसको लेकर ये बाल थाना खोला जा रहा है। बनाया जा रहा है, ये थाना डालनवाला में इसको बनाया जा रहा है। उसके प्रथम तल पर स्थित एक कक्ष को इस प्रकार का रूप दिया गया है और इसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी कल थाना डालनवाला पर करेंगे। उत्तराखंड एक्सप्रेस में एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, जल्द लौटेंगे। तो ऐसी सीधी तस्वीरें आपके सामने लखनऊ से बीजेपी मुख्यालय से, जहां पर जेपी नड्डा बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं और उनके साथ आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जोरदार तरीके से जेपी नड्डा का स्वागत किया गया है। अब से कुछ ही देर पहले उनका जहाज लैंड हुआ लखनऊ एयरपोर्ट पर और उसके बाद से ये कारवां एयरपोर्ट से होता हुआ बीजेपी मुख्यालय पर पहुंचा है, जहां पर आप देख सकते हैं भारी भरकम भीड़, मीडिया, साथ ही बीजेपी के कार्यकर्ता जो कि सुबह से आज टकटकी गड़ाए बैठे हुए थे कि कब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पहुंचेंगे। और ये तस्वीरें आपके सामने सीधी बीजेपी मुख्यालय से, जहां पर इस समय मौजूद हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ
हर कदम पर देखे गए हैं जब से उनका जहाज लैंड हुआ है लखनऊ एयरपोर्ट पर। कल से 2 दिन के दौरे पर रहने वाले हैं। कल और परसों का 2 दिन का कार्यक्रम जेपी नड्डा का उत्तर प्रदेश का। तो समझिए इस बात को कि एक तरफ कांग्रेस ने कैलेंडर पॉलिटिक्स शुरू कर दी है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे हैं 2 दिन के दौरे पर, जहां पर वो आने वाले चुनावों को लेकर बेहतर रणनीति बनाएंगे, आगे का रोड मैप सेट करेंगे कि किस तरह से भारी भरकम वोटों से एक बार फिर से बीजेपी की वापसी, बीजेपी की गद्दी बनी रहे उत्तर प्रदेश में। तो जेपी नड्डा इस समय बीजेपी मुख्यालय में मौजूद हैं और आज एक महत्वपूर्ण जो बैठक होने वाली थी, कार्यक्रम में बदलाव होने के चलते उस बैठक में शामिल नहीं हो पाए, क्योंकि दिन में इनको पहुंचना था लेकिन बदलाव किया गया और शाम को इनका जहाज लैंड होता है, जिसके बाद लखनऊ एयरपोर्ट के बाद से ही हम सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बीजेपी मुख्यालय की तस्वीरें एक तरफ और दूसरी तरफ स्वागत करते हुए फूलों की बारिश होते हुए जेपी नड्डा के ऊपर। बहुत महत्वपूर्ण दौरा जेपी नड्डा का उत्तर प्रदेश का 2 दिन का। तो बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश भरपूर और जोरदार तरीके से उनका स्वागत किया गया। हमारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर हमने भारी भरकम कार्यकर्ताओं के बीच की तस्वीरें जिन्होंने जेपी नड्डा का स्वागत किया वो आप तक पहुंचाई। अनामिका मेरी सहयोगी मौजूद है। अनामिका, इस समय बीजेपी मुख्यालय में पहुंच चुके हैं जेपी नड्डा और क्या चल रहा है वहां पर? देखिए, जेपी नड्डा पार्टी ऑफिस पहुंच चुके हैं। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी थे। तमाम जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं वो स्वागत के लिए उनके खड़े थे। मंत्री परिषद के जो सदस्य हैं वो उनके स्वागत के लिए खड़े थे। जेपी नड्डा सबसे पहले उतरे हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने उनका प्रोटोकॉल के तहत, चूंकि प्रदेश अध्यक्ष जो है उन्होंने उनका स्वागत किया है। मुख्यमंत्री ने हाथ हिला करके अभिवादन भी किया है और देख सकते हैं आप कि अभी भी जो तस्वीर है वो दिखाई दे रही है, जहां पे स्वागत करने के बाद अब जो बैठक होने वाली है, महत्वपूर्ण बैठक, जिसके लिए आपको अगली तस्वीर में दिखाई देंगे डिप्टी सीएम केशव मौर्य जो अभी भी पार्टी ऑफिस पहुंचे हैं। और ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है जो होने वाली है, जिसके लिए पहले प्रदेश के जो पदाधिकारी थे अब वो पहुंच रहे थे और अब जो मंत्री परिषद के सदस्य हैं, जो तमाम मंत्रिमंडल के लोग हैं वो यहां पर पहुंच रहे हैं। कुछ ही देर में ये बैठक शुरू हो जाएगी। इस बैठक के लिए ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर जो कयास लगाए जा रहे हैं, जिसमें यह माना जा रहा है कि बड़े बदलाव होंगे 2022 के चुनाव से पहले, 2022 के चुनाव के तहत ही ये बदलाव किया जा रहा है ताकि कुछ लोगों के विभाग बदले जाएं, कुछ लोगों को बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, अधिकारों में काट-छाट की जाए। और इस लिहाज से ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है। जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह पहले से ही यहां पर मौजूद थे। इसके अलावा जो तमाम पदाधिकारी हैं वो भी यहां पर है। हालांकि पदाधिकारी बैठक में शामिल नहीं होंगे। ये बैठक खास तौर पर मंत्रिमंडल के लोगों के साथ है और देख सकते हैं आप कि जो मंत्री पीछे रह गए थे अब वो एक एक करके पीछे से आते दिखाई दे रहे होंगे आपको। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही आपको सीधे फ्रेम में दिखाई दे रहे होंगे। इसके अलावा संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना आपको अपने फ्रेम में दिखाई दे रहे होंगे। बहुत सारे मंत्री ऐसे थे जो उनको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर भी गए हुए थे और वो चूंकि पीछे रह गए तो अब धीरे धीरे करके वो पीछे से आ रहे हैं और जेपी नड्डा अंदर हॉल के जा चुके हैं। मुख्यमंत्री उनके साथ में थे और ये बैठक काफी महत्वपूर्ण जो है, इसके बहुत बड़े मायने निकलने वाले हैं। कम से कम आने वाले दिनों में मंत्रियों के उन अधिकारों को लेके, जिसको लेके ये लगातार चर्चा की जा रही है, बात की जा रही है कि जिन मंत्रियों ने काम नहीं किया है या जिनकी शिकायतें हैं उनके अधिकार बदले जाएंगे। हालांकि आज जो बैठकें तय की गई थी जेपी नड्डा की, उसमें दूसरी और बड़ी बैठक और अहम बैठक यही बैठक थी जो अब होने वाली है। इसके पहले जो बैठक थी पदाधिकारियों की बैठक, उसमें चूंकि जेपी नड्डा पहुंच नहीं पाए थे तो वो बैठक यहाँ के लोगों ने ही की और जो बीएल संतोष है उन्होंने, उनके दशा में वो बैठक खत्म हो गई। लेकिन अब जो बैठक है ये काफी महत्वपूर्ण है और इसी बैठक के बाद जो अगली बैठक होगी वो इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। वाकई में अनामिका सिंह, एक तरफ स्वागत और दूसरी तरफ आने वाली जो 2 दिन होने वाली महत्वपूर्ण बैठक है और जो कैबिनेट में आप बता रही हैं बड़े बदलाव होने वाली हैं, वो एक तरफ। हमारी निगाहें लगातार बनी रहेगी जेपी नड्डा के इस दौरे पर। हर अपडेट हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। अब आगे बढ़ेंगे और आपको लिए चलेंगे फिर से उत्तराखंड एक्सप्रेस खबरों की कारवां की तरफ, जिसमें हम आगे बढ़ते हुए हरिद्वार की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। किन्नर अखाड़ा यहाँ पर कह रहा है कि वो जूना अखाड़े के साथ नगर प्रवेश और शाही स्नान करेगा। अखाड़े की प्रमुख लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने इसकी घोषणा कर दी है। 25 जनवरी को जूना अखाड़े के रमता पंचों का कुंभ नगरी में प्रवेश होना है और 27 फरवरी को जूना अखाड़े की पेशवाई निकाली जाएगी। किन्नर अखाड़ा नगर प्रवेश और पेशवाई किन्नर अखाड़े की जूना अखाड़े के साथ होगा, क्योंकि किन्नर अखाड़ा जूना अखाड़े के साथ है और जूना अखाड़े के साथ हम नगर प्रवेश 2021 के कुंभ में करेंगे
और उन्हीं के साथ हम अपनी पेशवाई निकालेंगे। और इसी खबर के साथ उत्तराखंड एक्सप्रेस में भी इतना ही। छोटे से ब्रेक लिए रुक जाते हैं, जल्द लौटेंगे।